हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रामीण परिवेश की क्लास चल रही है, जो आज हमारा 5वां लेक्चर है। और आज का जो लेक्चर है वो है आपका पशुपालन। थीम में आपने देखे होंगे तो आज का टॉपिक है हमारा पशुपालन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ की गई? गोरखपुर में की गई, मुजफ्फरनगर में की गई और लखनऊ में की गई। और मैंने कई बार बताया भी आपको कि जब भी क्वेश्चन में आपको गोरखपुर और लखनऊ मिले, आप उसको बिल्कुल तैयार रहें कि हाँ, ये क्वेश्चन बनने के चांस रहने हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लखनऊ और गोरखपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पशु टीकों का उत्पादन के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है। तो ये तो इतनी बड़ी लैंग्वेज न लिख के वो सीधा सीधा पूछता है कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भरारी, झांसी में एक पशु चारा बैंक की स्थापना की गई है। तो ये तो डायरेक्ट ही बस इतना क्वेश्चन बन जाता है कि पशु चारा बैंक उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आंसर हो जाता है झांसी। अब इसमें उसकी जगह भी दे रहा है कि भरारी में। ठीक है, चलिए आगे है। मेरठ तथा वाराणसी में 100 मैट्रिक टन क्षमता की पशु आहारशाला कार्यरत है। कितने मैट्रिक टन की है? 100 का। एक पे 98.6 भी लिखा था, तो वो उस समय की थी, लेकिन ये वर्तमान की है। ठीक है, चलिए आगे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 राजकीय गौ सदन हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता है कि इस समय गाय को थोड़ा सा अलग से प्रायोरिटी दी जा रही है उनके रहने सहने को लेकर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने गौ सदन हैं उत्तर प्रदेश में? 8, वो भी राजकीय हैं, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देने के हेतु सन 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये तो हमारी थीम में भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाता है 1999 में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 में गौवंशीय पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। तो अगर इतना क्वेश्चन में बन जाता है कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया। जबकि ये का क्या था? ये उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक उन्नत किस्म के सुअर शावकों के उत्पादन हेतु 8 राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने? 8। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे आता है कि एक रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। मछलियों में कौन सा रोग होता है? अल्सर रोग होता है, अल्सर। लेकिन ये होता किसके कारण है? तो ये होता है जीवाणुओं के कारण। ठीक है, जीवाणुओं के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना कि मछलियों से संबंधित रोग कौन सा है? अल्सर। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 को समाप्त हुआ था। और ये कौन सा चरण था? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतिम चरण कौन सा था? तो तीसरा। या ऐसा भी बन सकता है कि कितने चरण हैं ऑपरेशन फ्लड के? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? भेड़ के दूध में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? भेड़ के दूध में होती है। ठीक है, आगे। मुर्गी के अंडे का औसतन वजन कितना होता है? 55 ग्राम होता है। कितना होता है? 55 ग्राम। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी होती है? और मिंटन जो जाति है मुर्गी की, वो सबसे अच्छी मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सुअर पालन में चीन प्रथम स्थान पे है। और हाल ही में ये चर्चे पे भी है, तो हम इसको करंट अफेयर को लेके चलेंगे। जो अभी अरुणाचल प्रदेश तरफ और असम में जो सुअर को लेके बहुत ज़्यादा एक वायरस जो फैला हुआ है ना, जो अफ्रीका से आया है और चाइना होते हुए, तो ये
आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है वो, लेकिन करंट अफेयर में रहेगा। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल और बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम है, ठीक। अगला है पिंक टेढ़ा समुदाय के जो जानवर होते हैं, जानवरों से मोती निकाली जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किताबों में इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत प्रकार की किताबों को ढूंढना पड़ेगा। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इसको नोट डाउन कर लेना है सभी को, ठीक है। आगे है रुक्षांश में घास फूस एवं चारा की अधिकता होती है, ठीक। किन क्षेत्रों में घास फूस तथा चारा की अधिकता होती है? तो रुक्षांश क्षेत्रों में। आगे है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1970 में। जबकि हरित क्रांति की तो 1967 में, मतलब 66-67 में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? तो कोई भी वर्ष, किसी भी पंचवर्षीय में नहीं आई थी। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो एक वर्षीय योजना चली थी ना, उसमें इसको ये फिर बनाई गई थी। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको जब पता होगा, चावल से संबंधित है। सॉरी, दूध से संबंधित है, मैं कुछ और सोच गया, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वो सभी को पता होगा। इसके जो जनक हैं वो कौन है? वर्गीज कुरियन। इसके कौन जनक हैं? वर्गीज कुरियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ कहाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है, ये यहाँ तक आपका कट गया था ना, ठीक है। आगे है बर्बरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट बनाता है कि बर्बरी क्या है? तो बर्बरी शहरी बकरियों के नाम से जाना जाता है। तो ये बकरियों से संबंधित वर्ड था बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। अगला है सानेन नस्ल की बकरी विश्व की दूध की रानी कहलाई जाती है। तो पूछा जाए कि विश्व की जो दूध की रानी वो किसे कहा जाता है? तो सोनेल नस्ल की बकरियों को। तो ये पशुपालन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है। ये यूनिक वर्ड हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस वो कौन सी होती है? मूरी। तो मूरी जाति की जो भैंसें होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। अगला है सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब खोला गया था? 1942 में। कहाँ खोला गया था? इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में है। क्या खोला गया था? कृत्रिम गर्भाधान। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर, ये तो हमने अभी देखा ही है। अगला है साहीवाल नस्ल किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। साहीवाल नस्ल की गायों का रंग लाल और भूरा होता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। ये भी संज्ञा दी गई है, टी कप काऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाय के मादा बच्चों को बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्रा भैंस जो होती है ना, वो कैसे पहचानी जाती है? तो ये भैंस होती है ना, वो छल्लेदार जो सींग से पहचानी जाती है, जो मुर्रा भैंस होती है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट आंसर की तरह से हैं। जब हम वैकल्पिक करवाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा। इसलिए इस टॉपिक को पहले से पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, बस 2 बार में ये आपके दिमाग में रहेंगे क्वेश्चंस। और जब हम MCQ कराएंगे और ये किस किस पेपर में आए हुए हैं और वहाँ भी उसमें सन भी लिखा होगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। फिर है घी में जो बसा होती है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 99%। तो पूछा जाता है घी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो फैट कितना %? तो 99%। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और ये आज हमने क्लास भी ली थी तो उसमें बताया था दूध में पीला रंग, ठीक है। अगला है ऊँट अपने कूबड़ का प्रयोग बसा के संग्रह के लिए करता है। और जल भी आता है कभी कभी, तो जल भी आपका सही हो जाएगा। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये तो पता ही होगा, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से, मतलब डेंसिटी दूध की मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। भेड़ का वैज्ञानिक नाम, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भैया स्टार पॉइंट करके ये समझो 100 दिन में 2 बार पढ़ लेना, बस याद हो जाएगा। क्या कि ओविस एरीज,
ये क्या है कि जब आपका यूपी लेखपाल का आप सिलेबस निकालेंगे तो उसमें लिखा है कि वनस्पति एवं जंतुओं के वैज्ञानिक नाम तथा उनसे संबंधित रोग। तो आपको वैज्ञानिक नाम याद करना है, तो हम लाइन से सभी को लिखवाएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे आया हुआ है तो इस चीज़ को आप याद रखें। ओबिस एरीज, ओबिस एरीज भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अगला है कि कुत्ते का जो औसतन जीवन काल होता है, कुत्ते का औसत जीवन काल कितना होता है? 12 वर्ष। ये तो सिंपल सा है, याद हो गया होगा। चलिए, बकरी के उत्सर्जी पदार्थ जो वो बॉडी से रिमूव करते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है और क्या होती है? फास्फोरस होती है। क्लियर। आगे है जन्म के समय, जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 2। इंसाइजर ICPM, ये तो पढ़े हो। आई क्या होते हैं? इंसीजर, जो कुतरने वाले होते हैं, रोटी को काटते हैं। तो कितनी होती है? अगर पूछा जिस जन्म के समय गाय और बैलों में इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए, आगे है गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा, गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। तो मतलब गाय में कैरोटीन ज़्यादा होता है, गाय में कैरोटीन ज़्यादा होता है। और इससे ऊपर वाले एक पॉइंट क्या रह गया कि गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगला है कि जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन क्या करता है? शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। ठीक है। आगे है पशुओं में स्थायी दांत, परमानेंट जो टीथ होते हैं पशुओं में स्थायी दांत 4 से 5 वर्ष के बाद आते हैं। अगला है पशुओं को बधिया करने में वर्डज़ोकल्ट्रेर एवं एनोस्टेटार का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ ऐसी शब्दावली हैं जो आपको विकल्प में मिलते ही आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन जब आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो लगेगा कि अरे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जो 25 नंबर का जो ग्रामीण परिवेश वाला पोर्शन है ये बहुत ऑड है, क्योंकि ये आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये सिलेबस 25 नंबर का सबसे अलग है। तो यही सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिया तो आप भी सभी 25 लाख जो फॉर्म डलें या 25 कितने भी डलें, आप उनमें से एक निकल जाएंगे। तो आप इसको 40 से 50 क्लासों में हम इसको पूरा करेंगे ग्रामीण परिवेश को, तो आप इसको लाइन से पूरे वीडियो को एक लाइन से देख लें, आपका ग्रामीण परिवेश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी होते हैं। किस नस्ल के? गिर नस्ल के। ठीक है। ये लगते हैं सर इतने और क्वेश्चंस हैं, ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं पढ़े, इसलिए तो ये करा रहे हैं हम कि आपने नहीं पढ़े तो आप कर सकें इन्हें। चलिए, अगला है जल भैंसें जल में तथा दलदली भैंसें कीचड़ में लेटना पसंद करती हैं। भारत को जल भैंसों की जन्मस्थली कहा जाता है। ठीक है। विश्व की श्रेष्ठ भैंसें भारत में पाई जाती हैं। चैप्टर में बहुत कुछ है, चैप्टर तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करें, हम ये जो क्लास चलती है ग्रामीण परिवेश की लेखपाल स्पेशल, वो किस पे चलती है? जूम ऐप पे चलती है, जूम ऐप पे चलती है। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं इस क्लास को लेने के लिए, ये बहुत कम फीस में है, और फीस तो हम यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट्स क्लास को लेना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। सॉरी, ये नंबर गलत हो गया, थोड़ा सा फिर से लिख दे रहे हैं, 8090493246। आप इस पे एक बार इंक्वायरी ले लें कि आपको ये सब्जेक्ट किस तरह से डिटेल में पढ़ना है। आप 3 से 4 दिन डेमो भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया है। ठीक है। तो आपको इसी तरह से रेगुलर अगर ये वीडियो चाहिए है तो आप चैनल को बस क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर मिलती रहेंगी, और जो नोटिफिकेशन है वो भी आता रहेगा, तो उसके लिए बेल आइकन को आप दबा लें। ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसी शब्दावली है जिसके टर्म आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिख दें कि सर पॉइंट नंबर 13 या पॉइंट नंबर 14 नहीं समझ में आया है, या सर मुझे इसकी PDF चाहिए है, तो इसकी PDF मुझे कैसे मिलेगी। आप उसे कमेंट्स करें और आपको ये PDF आप तक पहुंचा दी जाएगी, और इस PDF को ज़रूर आप लोगों को नोट करना है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।